Good evening, students. I hope you all are good. In previous class, we discussed entrepreneurship, characteristics of entrepreneurship, definitions of entrepreneurship, and objectives of entrepreneurship. Today, we have to discuss need of entrepreneurship, and if there comes question in your board examination or in your CBSE, then advantages of entrepreneurship, then you can write these points there as well. Coming to the first point, optimum utilization of resources. See, आपकी जो भी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको आप तभी एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपके पास 4 M's होंगे। और जब आपके पास 4 M's होंगे, आई नो 4 M's आपको पता होंगे कि मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। These are the 4 M's and we know finance is the lifeblood of business. Without money, no business can run, no enterprise can run. तो तभी जाकर जब आपके पास ये 4 M's होंगे प्लस आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, तब जाकर एक एंटरप्राइज खड़ा हो सकता है। लेकिन इन 4 M's को आपको बेस्ट इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में इनका इस्तेमाल करना है, जो आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कॉन्सेप्ट कहता है। एफिशिएंसी, यू नो कि एफिशिएंसी का मतलब होता है जब हम किसी टास्क को विद मिनिमम कॉस्ट कंप्लीट करते हैं, लेकिन करेक्टली, ना कि ऐसा कि आपने मिनिमम कॉस्ट लगाया तो आपका क्वालिटी गुड निकल के नहीं आया। नहीं, उस चीज को हम एफिशिएंसी नहीं कहते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि आपका क्वालिटी गुड हो प्लस आपकी कॉस्ट भी कम हो। इस वजह से हम बिजनेस में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं। हम देखते हैं कि कॉस्ट कितने इस्तेमाल हुए और बेनिफिट कितना हमें आया। वही चीज आपका एंटरप्रेन्योर भी करता है, जो बाकी बिजनेसमैन भी करते हैं वही आपका एंटरप्रेन्योर भी करता है। प्लस इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है आपने जो पर्टिकुलर टास्क सोचा था टाइम पे करना है तो वो टाइम पे ही होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि आपने कोई टास्क, फॉर इंस्टेंस आपने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरा जो सेल्स टारगेट है 100 यूनिट्स, वो 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हुआ, then you are effective person, then your business is effective, then your enterprise is effective. And if it is not so, तो आप इफेक्टिव नहीं कहलाए जाओगे, आपका बिजनेस इफेक्टिव नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि एंटरप्राइजेस का अल्टीमेट रिजल्ट जो निकल के आता है वो या तो सोल प्रोप्राइटर बनते हैं, या तो पार्टनर बनते हैं, या तो कंपनी की फॉर्म ले लेते हैं। और ये सारे क्या हैं? अल्टीमेटली व्हाट आर दीज आर बिजनेसेस। मैंने आपको अमेज़न की एग्जांपल भी दी थी, तो what is that? That is a business, no doubt. That was the initial thing, that was the innovation done by the Jeff Bezos, but ultimately what he was an entrepreneur of the same thing. But ultimately what he is doing business this time. Nobody knows him as an entrepreneur. आप में से भी कुछ लोगों को ही पता होगी कि वो entrepreneur है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो बिजनेसमैन है। मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चों का। सेम इज द केस विद योर एलॉन मस्क, ही इज an entrepreneur of Tesla company, right? तो अभी वो किस नाम से जाने जाते हैं? बिजनेसमैन के नाम से। Nobody knows him by his name, basically what he is an entrepreneur. या आपका मार्क जुकरबर्ग is what? He is an entrepreneur. किस चीज का? सोशल मीडिया का। तो these are some of the examples of entrepreneurs, and they are efficiently running their businesses and effectively running their business very well. So this is what you have to do, and this is related to the need of entrepreneurship. हमें entrepreneurship की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज करना होता है, और इस बेस्ट पॉसिबल यूज से क्या होता है, आपका जो इकोनॉमिक पावर है कंट्री का वो बढ़ जाता है। सो दिस इज one of the points related to the need of entrepreneurship. Coming to the second point, that is related to your minimization of cost. Again, मैंने आपको कहा कि
आपका एफिशिएंसी क्या कहता है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, राइट, बट completing the task correctly. Minimum cost, maximum benefits is actually efficiency. Same is the case. ये minimization of cost आप कैसे कर सकते हो? आप तभी कर सकते हो जब आपकी बेहतर प्लानिंग होगी, आपकी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन होगी, आप बेहतर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने एंटरप्राइज को कंट्रोल कर सकोगे। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तभी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं जब उनको पता होगी कि उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स हैं। दिस इज बेसिकली, जब आप किसी कॉस्ट को कम करना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप रिसोर्सेज को किस बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ से आपको पता है कि n नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस रन होते हैं तो आपको कट थ्रोट कंपटीशन होता है। जब आपको कट थ्रोट कंपटीशन होता है, इसका मतलब है जो आपके एंटरप्राइज से प्रोडक्ट निकल के आता है वो बेहतर होना चाहिए, वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, जो मैंने आपको परसों ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ाया था। सेकेंड इज योर थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। सी, जब आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ 4 M's की, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपके बेटर क्वालिटी गुड्स निकल के आए। जब आपके बेटर क्वालिटी गुड्स निकल के आए तो आपकी डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो मींस कि आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, और जब आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, मींस सेल के साथ जो हमें इनकम आती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। मींस आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, एंड जब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो बाकी चीजों में, और जब आप उसको बाकी बिजनेस के बाकी एक्टिविटीज में उसको यूटिलाइज कर रहे हो, वो एक्टिविटीज भी आपको जनरेट करके देती है प्रॉफिट्स, बिकॉज प्रॉफिट इज अ huge term as compared to your revenue. We have different names related to each income, and I hope that is cleared by your accountancy teacher. That is there. Profit एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट हमें एक ही चीज से नहीं आता, सेल्स से नहीं आता। प्रॉफिट हमें बहुत सारी चीजों से आता है। बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। यूजुअली हम बिजनेस की एक्टिविटीज को या एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन सारी एक्टिविटीज से जो आपको जनरेट करके आता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एज वेल रिलेटेड टू योर एंटरप्रेन्योरशिप। फोर्थ वन इज योर सोशल बेनिफिट्स। ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। मैंने आपको कहा कि आप जब 4 M's को यूटिलाइज करोगे, तो जब आपने 4 M's को यूटिलाइज किया उससे क्या हुआ? आपके क्वालिटी गुड्स आए, क्वालिटी गुड्स आए तो उससे क्या हुआ? प्रॉफिट्स जनरेट हुए, प्रॉफिट्स जनरेट हुए। लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपने क्या किया? सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपने क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किए। जब आपने क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किए तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपने काम किया, प्लस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप क्या करते हो? आप सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको पता चली कि मैं एग्जैक्टली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, और इससे क्या होता है? इससे अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे असर पड़ता है, आपके एंटरप्राइज से असर पड़ता है, और आपका एंटरप्राइज फ्लोरिश करता है only and only when you cater to the needs of the society. I hope this point is clear as well. Coming to the fifth point, that is your employment opportunities. जो आपका एंटरप्रेन्योर है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बोले थे उस टाइम पे भी मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड बोला था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होती हैं। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी आपके अमेज़न की ही, प्लस मैंने आपको कश्मीर से रिलेटेड खाइबर सीमेंट्स की भी एग्जांपल दी थी। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हो तो इट मींस आपको कि आप क्या कर रहे हो? आप अपने असल में आप अपने बिजनेस का फायदा देखते हो तभी तो सोसाइटी की नीड्स के लिए काम करोगे।
वरना आप क्यों करोगे काम? अगर आप सिर्फ अपना फायदा देखोगे तो आपका एंटरप्राइज भी कहीं नहीं टिकेगा, आपका बिजनेस भी कहीं नहीं टिकेगा। तो डेफिनेटली दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम्स अंडर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और एंटरप्रेन्योरशिप भी एक कंट्री में इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक प्रोसेस है और इसको करने वाला बंदा एंटरप्रेन्योर है, जो कि अल्टीमेट रिजल्ट निकल के देता है हमें एंटरप्राइज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एंटरप्राइज खड़ा हो रहा है तो बाकियों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके दे रहा है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक कंट्री में जरूरी है, इसकी इसीलिए जरूरत है। प्लस ये आपकी एडवांटेज भी आपकी कंट्री के लिए है या आपकी स्टेट के लिए है। सेकेंड इज योर प्रोवाइड्स इनोवेशन। इनोवेशन का क्या मतलब है? मीन्स जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि एएच कोल ने क्या कहा, एएच कोल ने कहा कि एंटरप्रेन्योर हम उस बंदे को कहते हैं जो अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, प्लस बेटर प्लानिंग प्लस बेटर कंट्रोल से उसको मैनेज करता है, अल्टीमेट रिजल्ट्स टू गेट प्रॉफिट्स को पाने के लिए। और ये क्या होता है बेसिकली? दिस इज रिलेटेड टू द इनोवेशन, दिस इज रिलेटेड टू द न्यू आइडिया, दिस इज रिलेटेड टू द विजन ऑफ द एंटरप्राइज। सो यहाँ पे वही पॉइंट है कि ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट प्रोवाइड्स यू द न्यू थिंग्स, न्यू विजन, न्यू आइडियाज टू द एंटरप्रेन्योर्स। और ये किन के दिमाग में आता है? ये न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशंस, न्यू इमेजिनेशंस, ये सब सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आती हैं। यू विल रिमेंबर दिस। एंड देन इज योर सेवेंथ पॉइंट, दैट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है हर एक रीजन की अपनी डेवलपमेंट है। मीन्स रूरल एरियाज भी डेवलप्ड हैं प्लस आपके अर्बन एरियाज भी डेवलप्ड हैं। बोथ द रूरल एंड अर्बन आर डेवलप्ड। और ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है कि छोटे छोटे एंटरप्राइजेस जो कि आपके एंटरप्रेन्योर्स अपने विलेजेस में खोलेंगे। अपना अगर कोई विलेजर है, उसको दिमाग में आइडिया आया और उसके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, राइट, उसके पास वो नॉलेज भी है कि वो एक एंटरप्राइज को चला सकता है, तो डेफिनेटली उसको चाहिए कि वो अपने एरिया में उस एंटरप्राइज को खोले। उससे क्या होगा कि लोग जो हैं उस एरिया के, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और जब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसका मतलब है उनको अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आना है। और जब वो अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अर्बन एरिया में आम जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो वहां पे उस एरिया में एंटरप्राइजेस होंगे उनको भी मिलेंगे। मींस डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाएगा, प्लस रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर का मतलब है रिच इज बिकमिंग रिचर, पोर इज बिकमिंग पोरर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी का मतलब है कि इकोनॉमिक पावर कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इक्वल चलेगा। इस तरीके से आपकी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती है। एंड दिस इज व्हाट इज important as far as your entrepreneurship is concerned. I hope यहाँ तक आपको जो भी नीड है एंटरप्रेन्योरशिप की एक कंट्री में, एक स्टेट में, वो क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या बैरियर्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट वन इज योर लैक ऑफ सपोर्ट। Lack of support means somebody is having an idea or an entrepreneur is having an idea, he has the good opportunity as well before him, but he is not getting a particular kind of support either from the government or from the non-government agencies. कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपके सेंटर और स्टेट ने मिलके बनाई होती हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स को गाइड कर सके, उनके आइडियाज को देख सकें कि क्या इनका आइडिया बेहतर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लानी है जो ये आइडिया जो है ये बेहतर वे में हम यूटिलाइज कर सकें। So
लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, अगर उनके आइडियाज बेहतर होते भी हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो अल्टीमेटली मीगर सैलरीज पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही से आपका इंट्राप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्योंकि जब हम इंट्राप्रेन्योर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि इंट्राप्रेन्योर वो बंदा होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। क्यों करता है अंदर काम? उसका कोई अपॉर्चुनिटी, उसके अंदर कोई आइडिया होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को देता है, किसी और एंटरप्राइज को देता है, ना कि वो खुद एंटरप्राइज करता है। उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही होता है कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। सो दिस इज वन ऑफ द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप कि सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि we have n number of central and state bodies running that provide support to the entrepreneurs, but basic grounds पे अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, कुछ हैं कुछ नहीं है। अगर हम J&K की बात करें, we don't have any kind of institute working in J&K that provides such kind of support to the entrepreneurs। अब अगर हम J&K EDI की बात करें या DICs की बात करें, उनका हाल ही खराब है। तो लेट इट बी, बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब हमारा हेल्प एंड सपोर्ट आएगा कि वो क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, इन बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उन सारी चीजों से। लेकिन एज फार एज योर J&K इज कंसर्न, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर ग्राउंड पे पूरा विजन जिसका क्लियर करना होगा, पूरा मतलब उसको अपने आइडिया से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन अगर लेनी होगी, नहीं ले पाता है, because they don't provide such kind of support to the people, to those who want to become entrepreneurs. Now coming to another point, that is your incompetent management। कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, नो डाउट उनके पास अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला लिमिटेशन यही होता है कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता है, ये सबसे पहला लिमिटेशन है। और लैक ऑफ सपोर्ट यही से जनरेट हो जाता है कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करने पड़ते हैं। से अब आप बोलोगे मैम वो लोन रेज कर सकते हैं, एंटरप्राइज को खड़ा करने के लिए उसको 10 लाख 20 लाख की जरूरत पड़ सकती है छोटे से एंटरप्राइज को खड़ा करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। यू पीपल माइट नो इट। तो प्लस अगर अब उसको उसका आइडिया बहुत बेहतर है तो कभी कभार उसको कुछ मोटिवेट भी रखना पड़ता है। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स रिस्क नहीं लेते हैं, इस वजह से वो अपने आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से फिर दूसरा पॉइंट इज योर इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई एंटरप्रेन्योर है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसके पास हर कोई रिसोर्स है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज, बट as far as your business studies 12th is concerned, उसमें management is actually cost curve। you will read it, means planning जिसको पता हो कि कैसे करनी है, organizing जिसको पता है कैसे करनी है, directing जिसको पता है कैसे करनी है, स्टाफिंग जिसको पता है क्या करना है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे करना है एक बिजनेस को चलाने के लिए, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, तो वही बंदा उसको प्रॉपर मैनेज कर सकता है। अदरवाइज नहीं कर सकता। जिसके पास ये क्वालिटी, जिसके पास ये स्किल, जिसको पता नहीं होगी कि क्या करना है, वो अपने एंटरप्राइज को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। हालांकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करते हैं, किस तरह से वो अपने एंटरप्राइज को चला सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज योर थर्ड बैरियर। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज में क्या है कि कोई भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो है वो आप तभी कर सकते हो जब आप 4 एम्स को कोलैब करोगे। ये मैंने आपको सीधे पहली पॉइंट में भी बोला था जब हमने नीड पढ़ा था। तो सीधी सी बात है, अगर किसी रिसोर्स की शॉर्टेज है तो डेफिनेटली आप अपना जो है वर्क जो है, आपका एंटरप्राइज जो है वो हैम्पर होगा, उसमें परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि
जब मैंने आपको बोला बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पॉइंट, मैंने बोला रूरल एरियाज में क्या होता है, यूजुअली दे सफर फ्रॉम क्वालिटी रॉ मटेरियल, उनको वो रॉ मटेरियल क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं मिलता, या अनस्किल्ड लेबर उनके पास होता है, इस वजह से उनके जो एंटरप्राइजेस हैं वो बेहतर नहीं कर पाते, वो लॉन्ग रन में बेहतर नहीं कर पाते, वो उतना अपना नाम नहीं बना पाते. सो दिस इज अनदर बैरियर रिलेटेड टू योर एंटरप्रेन्योरशिप. Coming to the fourth one, that is lack of advanced technology. Lack of advanced technology का मतलब है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो बाकी बिजनेसेस के पास है. अगर आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप उस आइडिया को प्रॉपर शेप दे सको, राइट? क्योंकि जब शेप दोगे, जब एक एंटरप्राइज खड़ा करोगे, उसके अंदर जब आपको प्रोडक्शन करनी होगी लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो उस चीज में, तो ये आपके लिए एक बैरियर बन जाता है. लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं हायर परचेज पे या रेंट बेसिस पे, आपको प्रोवाइड किया जाता है. क्या प्रोवाइड किया जाता है? मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दैट यू रिक्वायर इन योर एंटरप्राइज. आई होप आई एम क्लियर. मैं साथ साथ कह रही हूँ कि किस तरह से आप इनको ओवरकम कर सकते हो. हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं. जो आपको ये मशीनरी प्रोवाइड करता है हायर परचेज बेसिस पे या रेंट पे, उसको हम NSIC कहते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. नाउ वो भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उनमें हम कवर कर लेंगे. कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ बैरियर, दैट इज रिलेटेड टू योर हाई डिग्री ऑफ रिस्क. वी नो, मैंने अभी आपको कहा कि रिस्क जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क लेता है, उसका उसका आइडिया, उसकी अपॉर्चुनिटी, जो उसके दिमाग में अभी आइडिया चल रहा है और उसके सामने जो चांस है ग्रैब करने का, उसको प्रॉपरली उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है. मींस कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे कितना कॉस्ट जुड़ा हुआ है और इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे बेनिफिट कितना जुड़ा हुआ है. डेफिनेटली वो क्या करता है, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्यादा बेनिफिट जुड़ा होता है वो उसी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करता है. नो डाउट कि फ्यूचर में इसके साथ क्या ये अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि ये सारा जो है, ये जो प्रोसेस है अपॉर्चुनिटी का, अभी तो ये आपके दिमाग में ही चल रहा है ना, अभी सिर्फ आप पेपर वर्क ही कर रहे हो, लेकिन अभी आपको आगे इसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना है. आगे भी ये ऐसा ही रहना चाहिए, तब जाकर आप एक इफेक्टिव मैनेजर भी कहलाओगे. साथ साथ एंटरप्रेन्योर के साथ साथ होने के साथ साथ आप इफेक्टिव मैनेजर या इफेक्टिव डायरेक्टर भी कहलाए जाओगे. ओनली एंड ओनली जब आपको पता है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ पेपर वर्क, जो मेरा आइडिया है, मैं इसको पूरा छांट रहा हूँ और ये आइडिया मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, लेकिन स्टिल इसके साथ रिस्क जुड़ी होती है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ और एंटरप्राइजेस के साथ रिस्क जुड़ी होती है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं विद द सेम प्रोडक्ट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फेयर एंड लवली एंड पॉन्ड्स की एग्जांपल ले लो. जब फेयर एंड लवली ने फेयर एंड लवली वाज एक्चुअली सर्विंग व्हाट, इट वाज सर्विंग फेयरनेस क्रीम, तो तब तक इसकी कोल्ड क्रीम नहीं आई थी. लेकिन पॉन्ड्स क्या करता था? पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम थी, फेयर एंड लवली की कोल्ड क्रीम नहीं थी. लेकिन जब फेयर एंड लवली ने कोल्ड क्रीम बनाना स्टार्ट किया, तब ही जाकर पॉन्ड्स ने पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी बनाना स्टार्ट किया. मींस कि आप देखते हो, यही एक एंटरप्रेन्योर को देखना है कि अगर वो किसी फेयरनेस क्रीम के साथ आता कोई तीसरा बंदा, फॉर इंस्टेंस इस फेयर एंड लवली वाली कंपनी और पॉन्ड्स कंपनी को छोड़कर अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता इस मार्केट में फेयरनेस क्रीम लेकर, तो उसका प्रोडक्ट नहीं चलता. क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऑलरेडी ये दो आपस में कंपटीशन में थे, ऑलरेडी ये कंपटीशन में दोनों के दोनों थे, राइट? अब वो क्या कर सकता था, जब फेयर एंड लवली ने कोल्ड क्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं लाया, तब वो अगर अपना कोल्ड क्रीम लाता तो तब वो compete कर सकता था, क्योंकि
तब ही उसी वक्त पे ही पॉन्ड्स जो थी वो बिजी थी, किसके साथ, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी लाने के साथ, यहाँ से ये बिजी थी, प्लस फेयर एंड लवली भी बिजी थी। लेकिन अगर वो उस टाइम पे मार्केट को कवर करता विद बोथ द क्रीम्स, ठीक है, अगर वो पहले ही लॉन्च करता अपने प्रोडक्ट को एज कंपेयर टू इन दो कंपनीज के कंपटीशन में, अगर उसने अपना ही पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट, तो तब जाकर उसको कुछ एडवांटेज मिलता। अब अगर इसके बाद इन्होंने दो प्रोडक्ट्स लाए हैं ऑलरेडी एक दूसरे के कंपटीशन में, लेकिन अब अगर आप जा रहे हो किसी एक प्रोडक्ट के साथ तो आपको एम्बिग्युइटी है। एम्बिग्युइटी का मतलब है आपको पता नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस आपको पता नहीं है कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, या यही दो आपस में कंपटीशन में लड़ते रहेंगे और मैं देखता रहूंगा। So these are the strategies which every business applies while coming to the new business, while selecting। इसीलिए तो segments भी कुछ businesses change करते हैं, जो मैंने आपको परसों एग्जांपल दी कि China is making chocolates for old people। Why this is so? Because उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे segments हैं जिनके लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, let's come up with the product for old people। तो वो आए इस कॉन्सेप्ट के साथ और बनाए उन्होंने ये सारी चीजें, बिकॉज उस सेगमेंट को कोई तब कवर नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो आए। मीन्स उन्होंने फर्स्ट मूवर्स की एडवांटेज ले ली। फर्स्ट मूवर्स वही हैं तो ऑब्वियसली लोग उनको ही ज्यादा फॉलो करेंगे। आई होप आई एम क्लियर, दिस लेक्चर इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।